खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, सुबह से आप टीवी की स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक छापा, एक मारूफ साफ़ी मोहसिन बेग साहब के घर पे एक छापा पड़ता है और उसका शाखसाना किस चीज़ का ये बनता है कि एक किताब को मुबैना तौर पर कोट किया गया एक प्रोग्राम में, उस हवाले से तो एक छापा हुआ। उसके बाद एक बड़े ड्रामेटिक सीन्स आए जिस पे हम बात करेंगे। मुख्तलिफ वर्जन भी आ रही हैं, मगर एक फायरिंग का वाक़या भी होता है। अक्यूज़ की तरफ से कहा गया, उनके बेटे भी गिरफ़्तार हैं। फिर अदालत ने भी कहा कि जी ये जो छापा था क्या गैर कानूनी था, वारंट थे, नहीं थे। इस पर हम अपने पैनलिस्ट से उनकी राय लेंगे। इमरान खान का दौरा लाहौर, पंजाब में काबीना को मजीद वसअत दी जाएगी, नए लोगों को शामिल करने की बात हो रही है। तरीन ग्रुप की भी मीटिंग, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की मीटिंग्स भी हो रही हैं, वो क्या कह रहे हैं। और CSS में हमारा इतना तालीमी मेयार भट्टी साहब नीचे गिर गया, 2% लोग जो हैं पास हुए CSS में, इस पर भी हम कहा करेंगे। मगर ये जो सुबह सुबह हुआ है भट्टी साहब मोहसिन बेग साहब वाला मामला, ये बड़ा ड्रामेटिक हुआ है। इसमें क्या आपकी वर्जन क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है, ये वाक़या तकलीफ दे है। 2-3 दिन पहले हमने कुछ मनाजर देखे इकरारुल हसन साहब के। हाँ, वो तो जुल्म की इंतहा था, उससे बड़ा जुल्म तो हो नहीं सकता। आज कहा जा रहा है कि कोई FIA ने मुकदमा दर्ज किया था सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बेग साहब। जी। उसकी गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो पुलिस के बकौल के उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और उनका क्लेम है कि ये सफ़ेद यूनिफॉर्म और सफ़ेद कपड़ा जात में था तो मैं डाकू समझा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे सहाफ़ी के हाथ में कलम और ज़ुबान से इख्तलाफ राय की तो गुंजाइश है, लेकिन ये वाक़या नहीं होना चाहिए। अब मोहसिन बेग साहब से यकीनन बात हो नहीं सकी, ताहम जो वीडियो चल रही है उसमें उनके हाथ में पिस्टल भी है, उनके साहबजादे में भी है। अब ये बज़ाहिर तो मुझे याद है कि मोहसिन बेग जो इमरान खान साहब के बहुत चंद लोग करीब में, उनमें से करीब लोगों में से बताए जाते थे, बहुत ज़्यादा करीब, मैं बेइंतहा करीब की बात करूँ। लेकिन समझने से बाहर है कि हाँ, सोशल मीडिया का कादी साहब और मलिक साहब, हम कल भी गुजारिश कर रहे थे कि खुदा का वास्ता इस गंदे गटर को बंद करो। लेकिन भट्टी साहब, ये जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, जरा अगर आप काइंडली गौर करें थोड़ा सा, तो बच्चे के हाथ में भी पिस्तौल है गालिबन और वो फायर कर रहे हैं। तो क्या ये इस शक शुबा में कर रहे हैं कि शायद डाकुओं ने पकड़ लिया है? और उसके बाद ये देखिए काजी साहब, उसमें वर्दी पहनी हुई है उसकी, जिसको काजी साहब, यही दुख है कि मेरा ख्याल है ये फायरिंग का वाक़या नहीं हो। पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं। अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, अगर वो गए हैं तो जाके पेश होना चाहिए था, अदालत में अपना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। पुलिस के ऊपर फायर करना या हाथ उठाना कतन भी मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कादी साहब के आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सहाफ़त ना होने के बराबर रह जाएगी। ये कुछ मैसेज मुझे बहुत उल्टे सीधे समझ आ रहे हैं जो सुनवाई दे रही है। पहले की आप बात कर रहे हैं, इकरार वाली बात कर रहे हैं, जो इकरार हो रही है। कुछ दिन पहले एक सरकारी इदारा उसने बताया कि फलां बंदों के बारे में। लेकिन भट्टी साहब, ये मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, ये वर्दी में लग रहा है जो पुलिस ऑफिशियल है। ये मलिक साहब से पूछे। हाँ, मलिक साहब, ये वर्दी में लगने नहीं होना चाहिए थी मोहसिन बेग साहब के। नहीं, वो जो भी है, आपकी बात पे तो मेरे ख्याल कोई दुनिया का बंदा नहीं इख्तलाफ कर सकता। अगर शहरी इस तरह अपना असले का इस्तेमाल करेगा तो फिर रियासत की जरूरत क्या है? ये तो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। मगर मैं समझता हूँ कि ये मुझे वो भट्टी साहब ने आपको आइडिया दे दिया। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कल का जो इशू था कि एक सरकारी इदारे ने एक सहाफ़ी को मारा है, 3.5 घंटे रखे, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इशू ये था, हमारी जो सहाफ़त है वो आम आदमी की आवाज़ है। आवाज़ आज हमने उसकी निकालनी थी कि 12 रुपये आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, हम पिस्तौल, गन, बंदूक इस चक्कर में चले गए। मुझे तो लग रहा है कि जो असल इशू है, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई, आपने 30 साल जो बंदूक अवाम पर तनी हुई है। मेरी जो वॉइस है, मैं यहाँ ताहिर मलिक नहीं बैठा, ये आरमीद भट्टी नहीं बैठा, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। भट्टी साहब करेक्ट नहीं फाइम रहा। तो हमारी आवाज़ क्या है? हमने तो बात करनी है कि जिस गरीब आदमी ने अपने बच्चों का पेट भरना है, जिसने अपना घर चलाना है, जिसने बिजली का बिल देना है, जिसने मोटरसाइकिल चलानी है, जब 12 रुपये आप लीटर का इजाफा करेंगे तो पाकिस्तान में जो सैलाब नहीं, तूफान, जो सुनामी आएगा महंगाई का, उसके साथ कौन सी जो गन्ने गोलियां उसको चलेंगी, उसका कौन सा? बिल्कुल, हम उस पर भी भट्टी साहब हमारा एहतजाज बनता है, और हुकूमत के वो जो प्राइसेस हैं वो आम आदमी की जेब के करीब करीब रखनी चाहिए। ये हिस्टोरी का, ये ज़हन में रखिए, आप दोनों को पता है। लेकिन बहरहाल मैं इस इशू पे पहले वाइंड अप आपसे ले लूं। ये पुलिस वाला मुझे वर्दी में लग रहा था। देखिए, यूनिफॉर्म पे हाथ उठाने का तो किसी को राइट ही नहीं, इसमें तो दो राय है ही कोई। हाँ,
दो राय है ही कोई नहीं। मुकदमा क्या था, इसी हवाले से मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा टेररिस्ट एक्ट का हुआ मुकदमा, एक FI का हुआ, जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। देखिए बदकिस्मती ये है, अगर वो कोर्ट ने, मैं थोड़ी सी बात इंटरजेक्ट करूं कि वो कोर्ट कह रही है कि जो पहले वाला जो था छापा उसको कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है शायद। मेरा है डिसीजन सेशन जज साहब ने कोई ऐसी, मैं खबर पढ़ा था कि उन्होंने कहा छापा गैर कानूनी है। देखिए काजी साहब, इसमें बहुत सारी बातें करने वाली हैं। पहले तो मुकदमा, आज मैंने FIA के 2 एक्सपर्ट से पूछा है कि ये मुकदमा क्या बनता है कि नहीं बनता है, कि एक किताब को कोट किया गया। लेकिन जहां तक मलक साहब ने बात की है, आज हम इस चीज़ पे, इशू पे बात कर रहे हैं जो मोहसिन बेग सीनियर जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए। जब कल 20 करोड़ आवाम को 12 रुपए की गोलियां मारी आपने एक एक करके, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, हाँ। उसको छोड़ के हम ये कर रहे हैं जो 20 करोड़ आवाम को छन्नी किया। कल पहले खबर आती है, कैसे सुने, 7 या 8 रुपए की समरी भेजी गई है, लेकिन 12 रुपए हो गया। फिर खबर आती है कि वजीर आजम ने अवाम की मोहब्बत में उसे खत्म कर दिया, उसे नामंजूर कर दिया। रात अचानक खबर आती है कि 12 रुपए कीमत में इजाफा कर दिया गया। ये इशू है इस 20 करोड़ आवाम। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं चूंकि इसको हमने एग्जॉस्ट करना है, इस खबर को भी देना है, क्योंकि एक वाकया हुआ है। जरा शहबाज गिल साहब और हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड्डी साहब मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर लूं। खुद साख्ता सहाफ़ी की बात की जो वज़ीर आज़म के पास पैसे मांगने के लिए आए थे, जो वज़ीर आज़म को मैंने कानों से सुना था कि मैं इस मीडिया की टांगे मान के आपके सामने फेंक दूंगा, और वहां पे और लोग भी बैठे हुए थे, मुझे इतने पैसे दे दें। तो वो शख्स आज अपने आप को सहाफ़ी कहे या आप उनको सहाफ़ी कहें, ये आपकी मुझे जस्तजू का पता है सहाफ़त के लिए आपने ज़ाती तौर पर क्या की हुई है। आपके लिए भी ये दुरुस्त नहीं कि ऐसे लोग अपने आप को सहाफ़ी। जी ये तो गवर्नमेंट का मौका है, भट्टी साहब और मलिक साहब दोनों बताएं। मलिक साहब सही राय है। इसमें एक तकलीफ दे बात है, मैं जनरली बात करूंगा। हमारे यहाँ हमेशा होता है जब आपके खिलाफ बात करें ना, आप उसकी बात करते हैं, तो मज़ा तो तब था ना जब आके मोहसिन ने इस तरह की हरकत की थी, आप उस दिन साहब को बताते कि यार ये साहबी ने आके हमसे पैसे मांगे, तब तो आपने मुझे बताया नहीं, तो वो मज़ा नहीं इस तरह। तो कुछ मजीद भी बात की है उन्होंने, ताकि मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आ जाए। भट्टी साहब हम पे वैसे ही इल्ज़ाम लग जाता है कभी कभी कि मतलब हम तो बिल्कुल ही जो है वो गैर जानबदार हैं। बहरहाल ये सुनाइए जी। ये जो गन है उन्होंने एक FIA या पुलिस के एहलकार के ऊपर नहीं तानी, ये गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, तो स्टेट इसका जवाब देगी। जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है उसका जवाब स्टेट देगी। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अब जाहिर है स्टेट ने जवाब तो दे दिया है, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत का कोड कर लिया, 3 दिन का रिमांड ले लिया है। लेकिन काजी साहब, हम ना समझ में नहीं आता कि अब जर्नलिज्म की जाए या ना की जाए। कोई किसी को अख्तियार नहीं, सियासी जमातों ने भी अगर कोई मीडिया सेल बनाया है, पहले उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस मकसद के लिए बनाया है। कल मैंने मेरा मौक़िफ़ था कि खातून अव्वल के बारे में नामुनासिब अल्फाज निकाले गए। आज भी मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म और सियासत से तल्लुक़ भी नहीं है, सियासत से तल्लुक़ भी नहीं है, उस पर 50 लोगों ने गालियाँ दे दी। तो भाई मेरी एक राय है कि चाहे वो वज़ीर आज़म की मिसिज हो या कोई भी हो, किसी माँ खातून खाना के बारे में ना मुनासिब लैंग्वेज नहीं, उस पर भी हमारे कुछ दोस्तों ने माँ बहन की गालियाँ। अच्छा भट्टी साहब, अगर हम कोई भी पोजीशन ले लें, ये ले लें तो इधर से गालियाँ, वो ले, और अगर गैर जानबदार रहे तो तब गालियाँ। वैसे हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि किस किस सियासी जमात ने सोशल मीडिया का सेल बनाया, वो क्या काम कर रहा है, उनके अकाउंट कहाँ से चल रहे हैं। मलिक साहब नहीं, ये गंद को, इस गटर को बंद करना होगा। मेरे ख्याल में ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं। आपकी बात बजाय ज्यादा तकसीम हो रहे हैं, आपसे करें, मुझसे करें। नहीं भट्टी साहब, देखिए हमारा मसला ये हो गया, इख्तलाफ तो इंसानी माशरे का हिस्सा है। हमारे यहाँ दुश्मनी बनती जा रही है, आपका मेरे, हम बैठते हैं तीनों दोस्त, हमारे इतने इख्तलाफ होते, मगर हमारी जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं। तो ये सोसाइटी आप जिस सतह पे लेंगे, मोहसिन बेग साहब का क्या समझते हैं, क्या एंड मुझे तो, मगर मुझे लगा कि उनको एक सपोर्ट मिल गई है। जो आज जज साहब ने जो फैसला दिया कि वो जो छापा गैर कानूनी था, इससे उनके लिए कोई रास्ते मुझे लगा नरम हो गए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपने रियासत पे गन उठाई है, तो ये बड़ा सख्त। शहबाज गिल साहब की ट्वीट्स में आप खिदमत में, प्लीज माजी के ट्वीट्स हैं ये, आज मोहसिन बेग के ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं बेहुदा बेतुके इल्ज़ामात सुने तो वो तो 2 साल पहले सर्दियों का वो दिन याद आया जिस दिन मोहसिन बेग साहब फिरदौस कमान के साथ वज़ीर आज़म ऑफिस तशरीफ़ लाए और वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि उनके तवस्सुत से अगर वज़ीर आज़म मीडिया को 2 से 3 अरब के इश्तिहार दें तो मीडिया कंट्रोल करके सामने यानी ले आऊँगा। उसके बाद क्या उन्होंने कितनी बार वज़ीर आज़म की मिन्नत समाजत की और दरख्वास्त की कि इस मनसूबे की मंजूरी दी जाए। क्या आपने वज़ीर आज़म को कई और लोगों से सिफारिश भी करवाई थी? क्या ये दुरुस्त है कि जब वज़ीर आज़म ने आपको इजाज़त नहीं दी तो आपने वज़ीर आज़म के खिलाफ TV पर बात करना शुरू कर दी? फिर जब शहबाज गिल साहब कहते हैं और वज़ीर आज़म को रूस की कंपनी की पाइपलाइन के मनसूबे की फौरी इजाज़त की सिफारिश
की और वज़ीर आज़म ने इस कंपनी को उनके कहने की वजह से ठेका नहीं दिया, क्योंकि उनका ख्याल है वो बहुत महंगा ठेका था। अब मैं उनसे ये मैं फिर मैं कह रहा हूँ, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, पूछता हूँ कि इस डील में उनका कितना कमीशन था, फिर ये और ये इस तरह की बातें हैं जो अब इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब मैं बड़ी साहब सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, मैंने तो वो किताब नहीं पढ़ी, अगर उस किताब को पहले पढ़ के बैन कर देना चाहिए था, क्या ख्याल आपका? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उसमें मुकाबले को भी शूतर व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमारी भी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात में दो राय है ही कोई नहीं। हमें कोई हक नहीं किसी के बारे में इल्जामत लगाने की, और बेखुदा गुफ्तगू की तो हक ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, जितने मोहसिन बेग साहब इमरान खान के करीब थे ना, आपका तसव्वुर भी नहीं जा सकता। आप तो विटनेस है इसके, मुझे पता है, हजारों विटनेस है। इसमें इस टेलीफोन में मोहसिन बेग साहब की जहाज में 10 तस्वीरें हैं, इस मेरे फोन में इमरान खान साहब के साथ मेरे, और कि मैं गरीब आदमी हूं, मैंने कोई जहाज नहीं बनता, मैंने कोई चीज नहीं बनता इसमें। अब ये जो मामला हो गया है, जो फायरिंग हुई है, अगर उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की है, जो पुलिस का मौक़िफ़ है, यूनिफॉर्म है, तो वो एक काबिल तकलीफ। बड़ी साहब, एक मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम तीनों सहाफ़ी बैठे हैं। देखिए काजी साहब, हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता, खुदा ना खास्ता हमने बम ना बनाया होता है, ना चलाया होता है। इसी तरह हम सियासतदान नहीं होते, हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सोर्स बेस्ड है। मेरी गुजारिश समझ गया ना, हम खुद विटनेस तो नहीं ना होते, हमारी इतला क्या है, हमारी इतला हमारा सोर्स होता है। तो किसी ने अगर किताब लिखी है तो ये हमारा सोर्स बन जाता है। किसी किताब को कोड करना, मेरी गुजारिश किसी किताब को कोड करना कोई गुनाह नहीं। मैं अजान की ब्रेक लेनी है। किताब भी तब हमें याद आती है जब हम अलहदा हो जाते हैं, जब तक साथ मामला चलते रहते हैं तब हम भी किताब नहीं लिखते। मैं एक बात करता हूँ, एक ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक। अब इस तरह से मैसेज भी हमें आ रहे हैं, बड़ी साहब लोग कह रहे हैं कि शायद वो हमने तो फुटेज से भी हम रिलाई कर रहे हैं, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि सारा जो है हम तो जो रिपोर्ट होता है हम वो उसी को बयान कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी एक मुनसिफाना मैं पॉलिटिशियनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप सहाफ़ियों पे गुस्सा क्यों निकालते हैं। यहाँ तो सहाफ़ी ने दूसरी तरफ से पैसे लिए, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, हमने खबर देनी है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। इस तरह सहाफत करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर ही सेड शी सेड मुल्क में पाबंदी लगा दें। मैं कभी नहीं कह रहा कि किसी के खिलाफ गलीज गुफ्तगू करनी चाहिए, कोई भी खातून है पुलिस वाले पे हाथ उठाना चाहिए। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे कि पर्चे के क्या टाइम बता रहे थे आप? ये मुझे किसी ने भेजा है और ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा है 9 बजे पर्चा दर्ज हुआ है और 9:30 बजे। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है, ये आप नहीं कह रही। अच्छा, वैसे ये फिर कोर्ट अदालत थाने को कैसे गैब का इल्म आ गया था कि 9:30 बजे वो जाएंगे, आगे मजामत होगी, गोली चलेगी और उन्होंने 9 बजे पर्चा दे दिया? फिर मलक साहब ये सवाल तो देखो भट्टी साहब, आपका अपने आप को बड़ा ही रोक रहा हूँ। आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है क्राइम का, आप समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कवर करने का, क्राइम करते नहीं बटी साहब, हमारी जर्नलिस्टिक की इस्तिलाह में मैं कह गया, सॉरी। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, हमारे जो आप जानते हैं पुलिस वाले या जो इस तरह के इदारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, उनके पास ऐसी भी टेक्निक्स होती हैं कि आपको बिला वजह गुस्से में ले आते हैं, आपको इस तरह की भी हरकतें करवा देते हैं बाज़ औक़ात कि आप वाकई डिफेंड ही नहीं कर सकते। मैं किसी तो ऐसा कोई चांस हो सकता है? किसी एक फर्द की बात इस केस से रिलेटेड नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरली पूछ रहा हूं। घर जाते हैं ना, जितनी जुल्म ज़्यादती, औरतों को धक्के, चले मैं मुझे समझ ले, मेरे सामने मेरी माँ को या मेरी बहन को कोई धक्का दे दे, उसका दुपट्टा छीने, तो मैं पागलपन में कोई हरकत कर सकता हूँ ऐसी? अल्लाह माफ करे, इंसानी बात ये अक्सर काम होता है। तो फिर ये अफसोस ना करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम एक बजाय हम इस इशू की नहीं बात कर रहे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस यूनिफॉर्म पर हाथ उठाना, उससे बदतमीजी करना, ये सहाफत नहीं है। मुझे ये हक नहीं है, कम से कम मैं अपनी बात। बड़ी साहब, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे जो इदारे हैं क्या वो इतने डिसिप्लिन हैं, उनके पास SOPs हैं कि आप किसी के घर जाएँ, आप उनकी ख़वातीन से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, एंट्री ठीक करें, जुबान सही रखें, बदतमीजी ना करें, ताकत ना दिखाएं, हम SOPs को फॉलो करते हैं? ये सवाल मलक साहब, अमूमन पुलिस जो रेड करती है ना, रात के 2-2:30 बजे करती है, जो मुझे पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम का, यहाँ जब मोहसिन बेग साहब घर से दफ्तर जा रहे थे, इन्हें उस वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता था, दफ्तर से आते हुए भी गिरफ्तार किया जा सकता था, 2 डाले लगते। लेकिन एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है, शहबाज गिल साहब ने बहुत वाशगाफ में इल्ज़ामत लगाए हैं, दूसरी तरफ फुटेज भी बोल रही है।
अब मोहसिन बेग साहब ही बता सकते हैं कि रेट कब हुआ, कितने बजे हुआ और उन्होंने क्या किया। अब हम उनका मौकफ जान नहीं सकते, लिहाजा हम इसीलिए हुकूमत का मौकफ सामने रख रहे हैं। मोहसिन बेग साहब आएंगे तो उनका मौकफ भी सामने मैं इसको बिल्कुल कंडोन नहीं कर रहा, मगर मैंने अमेरिका में देखा है कि आपको जब गाड़ी रोकती है ना पुलिस वहां पे, तो सबसे पहले हथकड़ी लगा लेते हैं। ये बाद में होता है कि तू की है, तू ये अमेरिका में और खास तौर पर 9/11 के बाद तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है कि आपको वहां बिठा के उस पे जो फुटपाथ पे, और अमेरिका बहादुर जो है वो सबसे पहले हथकड़ी लगा लेता है। अच्छा, मेरे ख्याल ये नहीं होना चाहिए। अच्छा काजी साहब, नहीं अमेरिका में ठीक है, मेरा ख्याल है इधर तो हम सबको एक हथकड़ी पास रखनी चाहिए, खुद ही लगा लें देख के। मेरे वैसे लगी हुई है किस वक्त भट्टी साहब पुराना बना किसी सड़क में जिंदगी एक फिक्रा है नामालूम गोली ही है ना, मुझे क्या कोई कर लेगा भट्टी साहब, क्या कर लेगा एक गरीब मुल्क में। मेरे एक फिक्रा ले लें, जब 160 रुपए का लीटर पेट्रोल हो जाएगा, हथकड़ी वैसे लग जाती है, बंदा खत्म हो जाता है, आगे चलेगी, क्या हथकड़ी बाकी रहेगी। यार हम ये तो कहेंगे ना कि कम से कम जो है वो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किए जाए और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अभी मुझे ये बताएं, अभी आप इस बात को छोड़ दें, फिर अब हम आगे निकल जाएंगे। हम तो बातें करेंगे कि जो गरीब आदमी के साथ तरीका तफ्तीश जो है वो रवा रखा जाता है इस मुल्क में। भट्टी साहब, अब तो खुल के पाकिस्तानी इंडियन फिल्मों में दिखाया जाता है, उनके क्राइम शो में देखता हूँ और सामने वो टीवी और लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि गरीब आदमी ने लित्र पहने नहीं पहने। कादी साहब का ऐसा मैं बताता हूँ 10-15 दिन हब्से बेजा में रखना पुलिस का मामूल है, मामूल है। स्टेट सामने पेश किए बगैर गिरफ्तारी डाले निजी टॉर्चर सेल है। मैं किसी एक जगह की नहीं बात कर रहा, ना इस दौर की बात करूं, शुरू से वो ये तो बेलगाम है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, कानून है आपके लिए। मलक साहब 101 मिसाल, एक बच्ची थी, उस पर इल्जाम लगाया गया चोरी का, किसी के घर काम करती थी। अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, उसको 3 दिन रखा गया। कोई ताकतवर ही बंदा होगा, बड़ा इन्फ्लुएंशियल होगा, लेकिन ये पुराने दौर की बात है, इस दौर की नहीं। बस अच्छा बड़ी साहब, आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक तकलीफ दे मलिक साहब, आप आ जाते हैं आपके इशू पर कि 12 रुपए की आपने कीमत स्लैब की है, तो इसमें मेरी नाचीज राय, आप उसे इत्तेफाक नहीं करेंगे या करेंगे मैं नहीं जानता, मगर मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, इस स्पेस से अगर आपने पेट्रोल जैसी बुनियादी चीज़ की कीमत बढ़ाते चले गए तो यहाँ पे अमन व अमान रखना जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप रख नहीं पाएंगे। कैसे मैं बड़ा मुख्तसर सा और मैं सिर्फ इतनी बात कर दूँ, काज़किस्तान और ईरान आपके सामने है। ईरान अभी रिपोर्ट नहीं हो रहा, सैकड़ों वहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, सैकड़ों स्ट्राइक्स वहाँ पे हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप बताएं फिर आप। काजी साहब, पेट्रोल जो है ना, जिसको महंगाई का बाप कह सकते हैं ना, आपकी पैदावारी लागत, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी चीज़ें, जो ये पेन भी मेरा नहीं, ये ट्रांसपोर्ट पे आई है, अगर कराची बना है तो वहाँ से ट्रक से है, इसकी कीमत आपने एक इंच पे अदा करनी है, ये 12 रुपए की। अब आप सोच लें, आपके यहाँ ये फैक्ट है, हुकूमत खुद मान रही है कि गरीब आदमी जो है, जिसकी आमदनी 20,000 से कम है, उसके लिए 25% महंगाई पहले है। आप अंदाजा करें वो किस अच्छा मलिक साहब, आप जरा क्योंकि अंदरूने लाहौर के रहने वाले हैं, क्या आप ये थोड़ा सा हम सोच सकते हैं ना, खुदा ना खास्ता ये हनुमान तो नहीं, रात लेट नाइट आप पेट्रोल की कीमत 12 रुपए से ज्यादा इजाफा करते हैं, अगले दिन आप मोहसिन बेग की गिरफ्तारी का ये चक्कर हो जाता है, और सारी तवज्जो उस महंगाई जो गरीब की बात करनी थी, हमने रेडी वाले की 90% लोगों की आज मोहसिन बेग साहब को डिस्कस या उनकी गिरफ्तारी या उन पर पर्चा डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई लिंक है? वरना पहले खबर मैंने बताया आया कि समरी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी, फिर हुआ इतने 8 रुपए गए, फिर रात लेट नाइट, क्या वजह मुझे सर, ये जो मैं कोई इस वाक़े की बात नहीं, मैं आपको रियासती सिस्टम बता रहा हूँ जो आपकी हुकूमत पाकिस्तान होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी मिनिस्ट्री होती है, मैंने PTV में भी काम किया हुआ है, बाकायदा आपकी अरबों रुपए से जो मिनिस्ट्री चलती है उसमें एजेंडा सेटिंग एक सब्जेक्ट है कि कल हमने क्या डिस्कशन कराना है, तो वहाँ पर आप जैसे मेरे जैसे मजदूर बैठे होते हैं कि ये टॉपिक को आगे कर दो, इस टॉपिक को पीछे कर दो। मैं सच बता रहा हूँ साहब, मैं फिर आपको भी इस बात से मुर्दे इल्जाम अपने आप को भी और आपको भी ठहराऊंगा। हम जो रन डाउन बनाते हैं, कभी वो इमरान खान, नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब से बाहर निकला है? मुझे बताएं ना, हम भी तो PTV बने हुए हैं ना। बिल्कुल। तो यार यहाँ के भट्टी साहब इतने प्रेसिंग इशू हैं आम आदमी के, सेहत का इशू है, तालीम का इशू है, अस्पतालों का इशू है, गुर्बत का इशू है, हम आ जाते हैं, आज उन्होंने ये बयान दे दिया, आप परसों उस पर लॉन्ग मार्च हो जाएगा। अब क्या करें काई साहब, वाकई हम मुल्ज़म है, असल लोगों के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर नहीं कर पाते। अपोजिशन ने अदम एतमाद ले आई, हुकूमत ने ये कर लिया, अपोजिशन ने ये कर लिया। असल चीज़ है बिजली कहाँ चले गई,
कुव्वते खरीद ना होने के बराबर रह गई। दवाइयों की कीमत 600 गुना बढ़ गई। हाँ, ये असल ये है कि सड़कें नहीं बन रही, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा यार, साफ पानी। एक छोटी सी दो बातें हैं, मतलब लाहौर के खास 6 महीने से दुनिया का नंबर 1 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं। कल मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी डॉक्टर है एक हॉस्पिटल में, चले नाम नहीं लेते, वो बता रही थी जब से कार्ड आया ना तो 70% जो दिल के मरीज आए ना उनका ना बाईपास कर दिया। क्यों? उसमें 7-8 लाख रुपए बनते हैं। अब मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, अब आपको पता है मेरे पास 10 लाख का कार्ड है। भाई बाईपास और सिजेरियन ये दो ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट अस्पताल की जिसमें ईद है। अल्लाह 70% मुझे डॉक्टर ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, बेटी हमारी बेटी की तरह, उसने बताया कि अंकल 70% जो मरीज आ रहे हैं ना दिल के, वो कहते हैं जी इसके पास कार्ड है 10 लाख में से। काजी साहब इसी से रिलेटेड एक बात, अवाम के मसाइल एक बात कोई नहीं, ये जो मलक साहब ने कहा है 4-5 साल पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा लाहौर का अस्पताल है, हाँ, उधर उसका अजीज था डॉक्टर अजीज, वो उधर गया तो उसने कहा मुझे मेरा दिल घबरा रहा है। उसने कहा लगता है तुझे ना हार्ट अटैक हो गया। नहीं तुम्हें 2 स्टंट डालेंगे। वो बंदा भी जिंदा है, डॉक्टर भी जिंदा है, अस्पताल भी, मैं जान के नाम नहीं ले रहा। उसका बेटा अमेरिका से पढ़ के आया हुआ था, वो अचानक गया, उसने कहा वो थिएटर में तैयारी हो रही है, आपके वाला सबको स्टंट डालने। उसने कहा मैं सेकंड ऑप्शन ले रहा। वो डॉक्टर यार ये जो उधर रहे PIC में कमजोर से बड़े अच्छे अजहर के पास किया, उन्होंने कहा जी आपको तो 1% स्टंट डालने की जरूरत नहीं है, ये आपको किसने कहा डाली जा रहे हैं। चले एक छोटी सी बात, रावी इज डिक्लेयर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑन द अर्थ, रावी। और मैं आपको थोड़ा सा रिवर आपको मैं इसको मल्टीनेशनल की बात बताऊँ तो उन्होंने दूध टेस्ट करते थे यहाँ पे पाकिस्तानी गाँव पे, वो उसमें ना जहर आता था दूध में, उन्होंने खुराक बदली, गायें बदली, इन्वायरमेंट बदली, अल्टीमेटली जब उन्होंने सॉइल का टेस्ट किया ना उन्होंने कहा ये जो ज़मीन है इसके अंदर जहर आ चुका है। दुनिया का जोन सी मर्जी चारा आप इनको खिलाने जाएंगे, ये जहर नहीं निकल सकता ज़मीन से, ये आपने किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल है इशू, इस पर हम बात भी करते रहेंगे। इमरान खान भट्टी साहब लाहौर के दौरे पर आए हैं और काबीना में उसको और तो सीधी जा रही है। देखिए काबीना आगे ही बहुत बड़ी आपको याद होगा पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब मुतरक हुए, पीपल्स पार्टी MQM से मिले। अब इमरान खान साहब भी मुतरक हो गए हैं, कल वो MQM से मिले हैं। अब सुना है जो जहांगीर तरीन के नाराज़ ग्रुप हैं उन समेत 4 या 5 वजारतें मज़ीद इजाफा किया जाएगा, फिर उनके लिए नई गाड़ियाँ ली जाएंगी आपके ख़जाने से, फिर उनको मराद दी जाएंगी करोड़ों रुपए महीने की। तो अब इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि मैं मुख्तसर काबीना रखूँगा, मुझे नहीं पता, अब शायद यकीनी बात है अदम एतमाद की एक तरफ जोर लग रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान का भी राइट है कि अगर अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है तो वो हुकूमत बचाने के लिए एफर्ट्स करें। तो उन्होंने तरक्याती स्कीमों का भी बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसे वो हमेशा करप्शन कहते थे। बेपनाह मलक साहब है ना 2 अरब ऐसे ही कादी सईद है 5 अरब दी दे स्कीमा। तो अब वज़ीर आज़म कहा जा रहा था कि चौधरी शुजात साहब की भी खैरियत दरियाफ्त करने जाएंगे। अब मुझे नहीं पता गए या नहीं गए, क्योंकि परवेज़ लाई तो इस्लामाबाद चले गए, उन्होंने अपनी काफ लीग की काबीना का इजलास था। तो वज़ीर आज़म का आज का दौरा मेरा ख्याल है खासा अहम है। मेरी इतला के मुताबिक चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब है उन्हें बहुत अहम टास्क मिला है कि नून लीग के लोगों से आप रब्ता करके उन्हें साथ मिलाएं। अच्छा, ये गवर्नर, अच्छा वो भी और लेकिन ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो गए हैं तो क्या वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग उन्होंने इस्लामाबाद में रख ली, वो और उनके हवाले से बात हो रही है कि शायद वो कुछ मुख्तलिफ फैसला करें जो हुकूमत को पसंद हो। देखें काफ MQM के एक सीनियर रहनुमा से भी मेरी रात बात हुई है, मैं क्या जा रहे सिर्फ ये बता दें कि क्या कंफ्यूज हो गई है पूरी कौम, आप हुकूमत के साथ हैं कि अपोजिशन के साथ है, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं। उन्होंने कहा जी हम अभी फैसला कर सकते हैं, इत्तेहाद ख़त्म भी कर सकते हैं, कर नहीं रहे। और काफ लीग के बारे में भी ये है कि मुशावरत जारी है और ये फैसला फरवरी में ही हो जाएगा अदम एतमाद आनी है या नहीं आनी, क्योंकि अदम एतमाद में सबसे ज़्यादा फुकदान एतमाद का है और ये एतमाद का गैप कहीं और है जिसके असरात। भट्टी साहब एक सवाल तो बनता है ना, एक सवाल बनता है, देखिए मेरे खिलाफ कोई काम कर रहा है, जब मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास पूरी तादाद है, मैं पंजाब में भी महफूज हूँ, मैं इस्लामाबाद में महफूज, मैं क्यों फिर वजारतें दूंगा, मैं क्यों फिर फंड दूंगा, मैं फिर क्यों लोगों से मुलाकातें करूंगा, इसकी फिर क्या वजह? उसकी जवाब देता हूँ। जब मुझे पता हो कि काफ लीग आज अलग हो जाए तो मेरी हुकूमत गई पंजाब में, मुझे जब ये यकीन हो कि जो आज़ाद लोग मुंतहिब होकर PTI में शामिल हुए आज साथ छोड़ दे,
तो मैं उनको राजी करने तो फिर खतरा तो हुआ ना, मैं जब आर्गूमेंट कर रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर है आप पे। प्रेशर है, मैं ये नहीं कह रहा मंजूर होगी नहीं मंजूर होगी, मैं इस बात पे पहले दिन से कह रहा हूँ क्योंकि ये फैसला कहीं और होना है। सजना है महफल असा तेरे लिए सजा। बट साहब तरीन ग्रुप क्या कर रहा है, उनकी भी मीटिंग चल रही है। तरीन ग्रुप खासा अग्रेसिव है। तरीन ग्रुप का ज़्यादा मेजोरिटी है कि वो खुल के उनका ख्याल है कि हुकूमत ने 2.5-3 साल उनके साथ ज़्यादती की, उनके फंड बंद कर दिए गए, उन पर तरक्याती काम नहीं हुए। उन्होंने कहा ये मौका है, लेकिन इसका उन्होंने टोटल अख्तियार जमीर तरीन साहब को दे दिया है। वो फैसला भी मेरा ख्याल है ये बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, काफ लीग, तरीन ग्रुप आगे पीछे ही आएंगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एकदम धड़ 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 कहीं भी फैसला होता है, इधर होता है या उधर होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फैसले समझते गए होगे तुसी। लेकिन मैं साहब इस खेल में ना तरीन ग्रुप के आदमी चाहिए। 30-35 लोग थे कल उनके डिनर पे, और उसमें इतलात वो कह रहे हैं, पता नहीं क्या है कि वो कह रहे हैं 22 लोग उन्होंने इजहार किया है कि अगर नून हमें टिकट दे दे तो हम नून में चले जाएंगे। और सबका ये कंसेंसस था उस मीटिंग में कि अगले इलेक्शन में हम PTI के इलेक्शन पे जीत नहीं सकते। अब वो फैसला क्या करते हैं, मैं खबर दे दूंगा आपको, अगले इलेक्शन में जो जंगीर तरीन साहब का ग्रुप बना काजी साहब, ये मेरी खबर है जिस पे मैं कायम रहूंगा, इमरान खान साहब इन्हें टिकट नहीं देंगे। बेशक इन्हें मुलाकात तो फिर उनके पास रास्ता क्या है? वजारतें दे। इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है, जिन्होंने तरीन ग्रुप के साथ मिलके इशाइये में गए, टेलीविजन पे बातें की। नजीर चौहान पे आपको याद होगा 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे, याद है? आज याद है। आपके लाहौर के 2 मिनिस्टर अभी छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मुकदमात के खौफ से वो नहीं छोड़। मगर मेरा सवाल है कि अगर उनको पता है PTI ने टिकट नहीं देना, तो उनके लिए खबर के अंदर लाहौर के 2 वजीर PTI छोड़ना चाह रहे हैं, इस डर से नहीं छोड़ रहे कि हमारे खिलाफ मुकदमात हो जाएंगे। मैं उनसे बात हुई है, मैं ख्याली पुलाव नहीं बना रहा। तो फिर डंडे के जोर पे सारा कुछ बचाया जा रहा है। ये मुझे नहीं पता, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं जो बातें हो रही हैं, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है खबर देखना। हम नाम इसलिए नहीं लेते कि लोगों को परेशानी होती है। इन्होंने तो फरवरी की डेट दे दी बड़ी साहब। अच्छा काई साहब इन्होंने डेट दे दी। जवेद लतीफ़ साहब ने दिसंबर में नवाज शरीफ के आने की डेट भी दी थी, आपको याद होगा कि नहीं याद? दी थी फिर जनवरी में आने की दी थी। लेकिन तलाल चौधरी साहब जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, देखें फरवरी ने ख़त्म होना ही होना है, निज़ाम कुदरत है, फरवरी के बाद मार्च आना है। लेकिन हालात हुकूमत के लिए 6 महीने पहले जितने अच्छे नहीं हैं, हुकूमत ख़तरे में है। इस ख़तरे को इमरान खान साहब टैकल करके अपनी कश्ती को भंवर से निकाल के ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर अपोजिशन भी कामयाब होती है तो इससे बड़ी बात होगी, क्योंकि दोनों अगला इलेक्शन देख रहे हैं। बस सर नंबर तो यहाँ परेशान कौन है? आपने इतनी बड़ी खबर दे दी है, 2 वजीर यहाँ छोड़ना चाह रहे हैं, 7 में से 5 कह रहे हैं फैसलाबाद में। वो 5 कह रहे हैं, शाहिद हकान अब्बासी 22 कह रहे हैं, एहसन इकबाल 5 कह रहे हैं। ऐसा हिसाब तो मैंने लगता है इमरान खान भी नून लीग जितना चले जो ये लगा रहे हैं, अगर हैं तो शो कर दे। इसमें फिर फवाद चौधरी की बात पे बता ना कि इनमें इतनी सख्त ही नहीं है। अगर इतने बंदे हो गए हैं 5, ये फैसलाबाद तो फरवरी का इंतजार कर लेना। वो कह रहे हैं कि महीना फैसलाबाद से कह रहे हैं, वो 5 मिनिस्टर उनके साथ है, 22 शाहिद खान के पास है, इनके पास तो 40 बंदे तो इनके पास PTI ही हो गए। तो भाई सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो ताकि ये डंडोरा ही खत्म हो, ये सवाल ही खत्म हो जाए कौन जा रहा है कौन आ रहा है। क्यों भाई साहब, क्या ये वैसे ही हमें डरा रहे हैं, हुकूमत को डरा रहे हैं, या वाकई इनके पास बंदे होंगे? मैं आपको अपना तनाजुर दे देता हूं। हाँ बिल्कुल। पहला मेरा तनाजुर ये है कि जो हुकूमत में आना चाहते हैं वो हुकूमत में आने से डरते हैं। आना वो इसलिए चाह रहे हैं कि 18 तारीख को एक तो पता चल जाएगा आपको फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी जो गेम खा रहे हैं, ये जो गेम हो रही है वही गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से बचने के मामलात हैं। सवाल सबसे बड़ा जो संजीदा हिस्से हैं रियासत के, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान चला गया, चलें जान छुट्टी थोड़ी, वेरी गुड, व्हाट नेक्स्ट? क्या ये डेली या हर 15 दिन बाद जो 12 रुपए कीमत बढ़ती है ये रोक लेंगे? नो। क्या डॉलर जो है वो 175 से 100 रुपए पे आ जाएगा? नो, सवाल ही नहीं पैदा जी कि कीमतें नहीं। पूरी दुनिया इस वक्त जो है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं वो, आपको बाय द वे अमेरिका में 40 साल रिकॉर्ड टूटा है आपकी इसका इन्फ्लेशन का। बरतानिया में मार्च में सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया कि हम 54% बिजली की कीमतें। अच्छा 2 मिनट। अच्छा, अब ये एक दुनिया की इन्वायरमेंट है। मैं मुझे अर्ज करने का मौका दे दे, आप जैसे साहिब इल्म से मिलने का कम होता है। महंगाई पीछे नहीं आएगी, इसमें दो राय है ही कोई नहीं।
ये दो सुन ले, मैंने आपसे एक सवाल किया था, आप क्यों हमें बिल्कुल बच्चा समझ के टाल देते हैं? कौन सा सवाल? शाहिद हकार अब्बासी 22 बंदों का दावा कर रहे हैं, तलाल चौधरी साहब 5 बंदों का कर रहे हैं, फैसलाबाद से ही एहसन को क्या वाकई इनके पास इतने बंदे होंगे? आज तुम जवाब देने लगा बड़ी साहब, जवाब मैं तुम्हें ये देंगे कि कभी तुम नहीं तोड़ा। अच्छा, खाकान अब्बासी और तलाल चौधरी साहब भी वहीं वोट देंगे जहां इन्हें कहा जाएगा। की गला पे कर दे हो? मेरा सवाल फिर वही है यार, बंदे इनके पास है कि नहीं? तुमको रहेगी गल इधे भट्टी साहब को बता रहे हैं मुझे तो। भट्टी साहब ये खुद खाकान अब्बासी साहब लाइन में लग के वोट, इंशाल्लाह मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे साहब का वज़ीर आज़म, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं उनके साथ, वो वहीं वोट देंगे। इसका मतलब जहां वोट जाता है। अच्छा, इसका मतलब है आपकी बात जी एक साफी मैं समझाऊं कि जैसे ये कह रहे थे कि स्टेट बैंक की खुद मुसारती बेच दी, मुल्क बेच दिया और फिर सेनेट में अक्सरियत के बावजूद मंजूर करा लिया, फिर फैसला वही होगा। नहीं भट्टी साहब, एक व्लादिमीर इलीच इलियनोव लेनिन पार्टी चला रहे थे, कोई नजरियात में थे, लियोन ट्रॉट्स्की की पार्टी की है की पे कर दे। अब आप चलो कादी साहब, ये तो आपकी ज्यादती है। मैं बड़ी साहब अब आप गिला नहीं कर सकते कि मैंने आपको जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि लोग यहाँ के जो आपने बात की ना, यहाँ जितनी भी निगोशिएशन हुई है, मैं जनरल से आपसे बात कर सकता हूँ, जिसके पास जो गया ना उससे एक ही सवाल किया गया कि टेलीफोन तो नहीं आएगा। ये तो पाकिस्तान की सियासत है। तो बात यह है कि जब तक हमारी सियासत आज़ाद नहीं होती और नजरियात के बगैर सियासत आज़ाद नहीं हो, नजरियात ना हो तो फिर बड़े घर पर देखना पैदा है। गिला ना करो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें और हमारे हकूक हमें ले के दें, रियासत से भी और इन मुख्तदर तबकात से भी, मगर फ़ोनों का इंतज़ार न करें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। CSS का इम्तिहान जो है एक ज़माने में बड़ी चीज़ थी, 2% लोग पास हुए। हमारा तालीमी मेयार गिर रहा है, यूनिवर्सिटियाँ बड़ी प्राइवेट खोल रही हैं, ये इसकी मुझे समझ नहीं आती। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी, ये तो उन्होंने कर दिया है, मगर कल कोई हमारे एक दोस्त हैं एजाज सैयद साहब के हवाले से बात हो रही है, ये उनका कहना है और ये एक बड़े मुकर अखबार में जंग में भी छपा। ऐसी खबरें आई हैं कि जी उन्होंने तो वज़ीर आज़म साहब ने पता नहीं डिटेल किया कि उन्होंने 2 सिग्नेचर करा लिए, क्योंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो ऑर्डर करते हैं उसके लिए सदर इसकी इजाज़त चाहिए, तो उनका इनडायरेक्टली उन्होंने कोई इस तरह से मैसेज दिया कि बड़े अहम कोई फैसले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, वो कर सकते हैं। उन्होंने तो इनकी रबिश कर दी स्टोरी को। लेकिन उस एंकर ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सवाल में तो बहुत सी आर्गूमेंट हो सकती हैं, लेकिन ये हालात और मौसम और वक्त नहीं है शायद। लेकिन एंकर साहब ने जो सवाल किया और गालबन किसी चीज़ का हवाला भी दिया, लेकिन अब सदर साहब खुद तरदीद कर रहे हैं, हम क्या करें, किधर जाएं? मगर भट्टी साहब देखें ना, चीज थी हमने पेश कर दी और वक्त पे छोड़ देते हैं। अगर सदर साहब इंटरव्यू देने हैं तो इसका मतलब है कि उनके भी ज़हन में कोई चीज़ें क्लैरिफाई करनी थी। नहीं, लेकिन हम वही करेंगे जो कुछ उन्होंने कहा है। सदर साहब की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। हाँ, नहीं तो देखे ना, मेरा पॉइंट है, रिपोर्टर भट्टी साहब देखें सदर तो इंटरव्यू कम ही देते हैं, इसका मतलब है फिर भी वजाहत के लिए मैं एक एडिटोरियली मैं ये कहूँगा कि हम उस तक ही रहेंगे जो उन्होंने बयान दिया है। सही कह रहे हैं। हम अपने जो घोड़े हैं किसके मतलब खोते बन क्या फेंके और क्या क्यास की घोड़े गाड़ी खत्म हो गई। एक तरह हुकूमत अपोजिशन अदम एतमाद का दावा कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत कामयाबी के दावे कर रही है, फरवरी भी देती जा रही है और वजीर आज़म आईनी और कानूनी तौर पर 2023 तक वजीर आज़म इमरान खान आज तक हैं। एक दरखास्त और आई है भट्टी साहब, आलिया हमजा साहबा MNA है PTI की, उन्होंने मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के हवाले से FIA में कोई दरखास्त दी है। तो ये सर देखें ना, अगर मोहसिन बेग एक पॉइंट है, मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा, अगर आपने मिस्टर A को पकड़ा कि इसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसने साइबर क्राइम किया है, तो भट्टी साहब भी करेंगे, उन पर भी इल्ज़ाम है, आप पे भी इल्ज़ाम है, तो फिर मोहसिन को आपने क्यों पकड़ा? मेरा पॉइंट समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मरियम के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मेरा आर्गूमेंट है कि अगर एक कानून आपके ज़हन में है कि ये गिलास नहीं तोड़ना, तो मैं तोड़ूंगा तो वो भी। सब सिंपल बात है, जो भी गलत ट्रेंड चलाता है और किसी की भी तजलील करता है वो नाकाबिले माफ़ी है, मेरी राय है। मैं इस पे पहले मेरे ख्याल में फ्रिवलेस दरखास्तें भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दरखास्तें तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी ने इल्ज़ाम लगाया फटाफट पकड़ लो, उसको साबित करो कि इसने ट्रेंड चलाया। इसीलिए मैंने कहा है हुकूमत काश को इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना देना कि कौन सी सियासी जमातों ने मीडिया सेल बनाया और वो कर क्या रहे हैं। इस सारे अरसे में कभी आपने देखा है कि कोई भी हुकूमत रही हो, आज की हो, इससे पहले की हो, कि बड़ी इंसाफ पर मबनी दरखास्तें हुई हों, बड़े इंसाफ पर मबनी तफ्तीश हुई हो? यार पाकिस्तान में जो चीज़ नायाब है ना वही इंसाफ है।
जो आप अर्ज कर हुक्म कर रहे हैं ना, जिसके साथ माशरा बनता वरना हजूम हो जाता जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है। जिस दिन इंसाफ क्रॉस ही बोर्ड हो गया, आरफ हमीद भट्टी को भी उसी जुर्म की सज़ा हो गई जिसको किसी बड़े आदमी को हो गई, तो उस दिन ये माशरा बन जाएगा। उस दिन 20 करोड़ आवाम पाकिस्तानी होने पर फख्र करेगी, अदरवाइज हम इंसाफ की तलाश में मर जाएंगे। चोर पकड़े नहीं जाते, अदालतें कहती हैं हमारे पास सबूत कोई नहीं है। मेरा एक आर्गूमेंट है, मैं समझता हूँ कि देखें सियासत जो है ना वो सियासत डिस्कशन का नाम है, इख्तलाफ एक दूसरे से गुफ्तगू करें। आप अदालतों से सियासत नहीं कर सकते, ये गलत ट्रेंड है। मैं ये तो खुद ही इन्होंने किया है, नहीं जिसने भी किया भट्टी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? ये गलत है। देखिए हम हर उस चीज़ की मजम्मत करते हैं जो गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। किसी पर भी कीचड़ उछाला गया, ना ये सहाफ़त है, ना इंसानियत है, ना सियासत है। इस काबिल तकलीफ दे है। किसी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का किसी को हक नहीं। इसके तमाम असल मुल्ज़मान पकड़े जाने चाहिए। कल भी यही राय थी, आज भी यही है और इंशाल्लाह कल भी। और इंसाफ पर मबनी तफ्तीश, इंसाफ पर मबनी। ना इंसाफी तो जुल्म को जन्म देती है, ना इंसाफी से माशरा बन ही नहीं सकता, हजूम बनता है। और हम इमरान खान से तवक्को रखते हैं कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करवाएंगे। वज़ीर आज़म भट्टी साहब एक तो बात माने ना आपके, भाई आप खातून अव्वल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई क्या सबूत है? नहीं, वो तो करनी ही नहीं चाहिए। देखे वो एक इस्लामी खातून है, बापर्दा खातून है। मेरे पास तो कोई हक नहीं है उन मोहतरमा के बारे में। ये इमरान खान को भी चाहिए कि कोई उनके करीब ऐसे लोग तो नहीं टीम में जो हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान जान के नफरत या दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं। जब हम तीनों कह रहे हैं और हर सहाफ़ी कहता है भाई वो एक सियासत में हिस्सा नहीं है खातून अव्वल का, बापर्दा खातून है, नमाजी परहेजगार है, हम कौन होते हैं? या किसी और भी खातून के बारे में, कोई सहाफ़ी के बारे में नाजेबा अल्फाज की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बस इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद के आप जो मर्जी कालम लिखें, तो जो मतलब ये जो ट्रेंड है मलिक साहब, ये हम देखते हैं कालम ने कहा ये जादू टोने की बातें कर रहे हैं, अजीब और गरीब चीज़ें आ रही हैं, तो डोंट यू थिंक दिस शुड बी डिस्करेज? मैं तो भट्टी साहब के साथ कोई और मुल्क हो तो एग्री कर रहा हूँ, ये सिटीजन का राइट है। हमारी खातून अव्वल तो वैसे ही रिस्पेक्टेबल है। मैं हर खातून, हर शहरी, हर पाकिस्तानी, हर बच्चा, इमरान खान की पॉलिसियों पे करे। भाई साहब मुझे किसने राइट दिया कि मैं किसी की बेइज्जती करूं? ये बात ही बड़ी एंटी सिविलाइजेशन है। मुहज़्ज़बपन का मतलब है किसी बंदे के पास ये अथॉरिटी नहीं है। पॉलिटिक्स हो, समाज हो, किसी की बेइज्जती करना, दिल आज़ारी करना ना मजहब इजाज़त देता है ना अकल इजाज़त देती। इस पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा मलिक साहब, आप तो तालीम से कुछ अर्सा, मैं भी एक नीम खानदा सा आदमी हूँ, कुछ तालीम तो पता लग ही गया सा। मेरी तालीम की आपको पता ही है जितनी हुई है सनू, माशाल्लाह एक ढेर लगा रखा है हमने भी थर्ड डिवीजनों का, किसी ने अगर पूछ लिया तो। मलिक साहब ये बताएं, असली भी कुछ तालीम शलीम हासिल की थी है, जब से आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के तालीम को मुनाफे की में झोंक दिया है, उसके बाद आपका कोई रिजल्ट ठीक नहीं आता। डॉक्टर जो हैं वो आप जो बना रहे हैं प्राइवेट, वो देख लें, CSS के इम्तिहान में देख लें 2% लोग पास नहीं होते। ये इमारतें बड़ी खूबसूरत बन रही हैं, उनमें से रकम बड़ी बाहर निकल रही है तालीम और सेहत के नाम पर। भट्टी साहब जरा ये मुझे बताएं ना, सब इमारतें बड़ी हो रही हैं, बुलंद हो रही है, मजबूत हो रही है, इंसान कमजोर हो रहा है, बेज़मीर हो रहा है। इंसान पैदा करें, अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाले लोग पैदा करें। बड़ी बिल्डिंगों में अगर छोटे लोग चले जाएंगे तो बिल्डिंगों के भी। भट्टी साहब आपने मनी वेंडिंग मशीनें बना दी हैं या यूनिवर्सिटी हैं? साहब आपने CSS की बात की है ना, जो मुल्क है ना जहाँ पे खुशहाली है वहाँ पे सरकारी, मैं ये कोई सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा, सरकारी जॉब को समझा जाता है कि आप ज़िंदगी बेकार गुजारना चाह रहे हैं, आप आगे नहीं जाना चाह रहे। हमारे यहाँ को तकरीबन 150 के करीब आपने CSP अफसर साल में चाहिए होते हैं। बाकी सब कोटा, ये पंजाब का है हिस्सा, ये सिंध का हिस्सा, ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा, ये फलाने इलाके, 16 या 20 आपने ऑफिसर लेने हैं। और अंदाज़ा लगाएं सोसाइटी में कितनी अजीब एक नामकूलियत है। उन 20 लोगों के एग्जाम के लिए अकेडमी खुली है, अंग्रेजी के इम्तिहान हो रहे हैं, फलां हो रहा है। एक टीचर हैं जो मेरे दोस्त है, मैं नाम नहीं लेता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर हुए हैं अंग्रेजी के, नाम लेना अच्छा नहीं, उनकी नौकरी न जाती रहे। मैंने कहा जनाब आजकल क्या करते हैं? कहते हैं ख्वाब बेचते हैं। मैं क्यों है? कहते हैं 200 सीटें हैं, बच्चे माएँ अपने जेवर बेच के उन्हें लाहौर अकेडमी में भेजती हैं या उनकी रिहाइश के खर्चा, बंदे 200 पास होने। अगर आपके यहाँ 50,000 अरस्तु मौजूद हैं तो सीटें 200 ही हैं। मगर इसमें भी काम देखें ना। अच्छा एक आखिरी बात, ज़हनी माजूर हो जाते हैं। मैं खुद देखा YMCA में जब रहता था, एक नौजवान जो 3 दफ़ा फेल हुआ, ये आसिफ बन गया CSS।
नहीं, इसकी पागल हो गया। अच्छा, ये 90% ना ब्यूरोक्रेटों के बच्चे होंगे, आप जरा थोड़ा सा निकालें। वो एक अलग पहलू, नहीं वो एक पहलू मैं आपको देता हूं, पहलू वो भी है। नहीं एक पहलू मैंने आपको देना। देखिए इसमें देखें जुल्म क्या है। जुल्म ये है कि आपकी जो अक्सरियत है इस मुल्क में वो उर्दू में पढ़ती है, और आप एग्जाम रखें इंग्लिश में। सबसे पहले आपने 95 का तो गला वहाँ से काट दिया ना, अब बाकी बचा 5%। अब नया काम क्या शुरू हो गया? अब नया काम शुरू हो गया, इस मुल्क के अमीर जो लोग हैं CSP में आने, वो अपने बच्चों को बाहर से पढ़ाते हैं। देखें, आप जब ट्यूशन लेते हैं, आप इंग्लिश पे लाखों रुपए लगाते हैं सिर्फ इंग्लिश एग्जाम पास करने के लिए। मेरा बेटा गरीब है, उसकी ज़ुबान अच्छी हो ही नहीं सकती। पहले तो बात है, गाना पढ़ने को पंजाबी से सुनता है, उर्दू में कभी कभी वो लिखता है, इंग्लिश में कहाँ पास करेगा? आपने आम आदमी को पहले तो CSS लोग तो बड़ी खूबसूरत बात की। एक्स चीफ जस्टिस थे ऐसे, ख्वाजा साहब क्या नाम था, जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने कहा था कि आइंदा अदालत के तमाम आर्डर हुक्मनामे उर्दू में लिखे जाए। आज तक उससे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो मेरी मादरी जुबान है मैं उसको बोलने में शर्मा रहा हूँ। शर्मा के रहे, मैं आपको सीधी अदालत का हुक्म बता रहा हूं। 99% लोगों को तो आपने कत्ल कर दिया। ना मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, ना डॉक्टर बन सकता हूँ, ना फौज में जा सकता हूँ, ना मैं CS कर सकता हूँ। मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं, और गिल्ट मेरे पे डाल दिया कि अंग्रेजी ठीक नहीं। मैं भी थोड़ा पीछे जाता हूँ। जब आपकी 5 में से 3 माएँ एनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं, तो हमारे तबके के, गरीब तबके के बच्चे मदर की कोख से, वूम से अपनी शिकस्त शुरू हो जाती है उनकी, वहीं पे। और इसीलिए यहाँ पे स्टेंटेड ग्रोथ है, 47% तकरीबन बन जाती है इज्तिमाई तौर पर। यानी आपकी जो आधी आबादी जवान हो रही है, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेहत जो है, इसे सेहत और एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तारीख इंसानी में इससे ज्यादा खूबसूरत और आला तरीन इन्वेस्टमेंट आज तक इजाद नहीं हुई। अब मैं लेटेस्ट आपको ट्रेंड बता रहा हूं काई साहब, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। इसमें जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं ना, वो सारे फॉरेन क्वालिफाइड है। मैं ये नहीं कह रहा, एक बात क्योंकि उनको भूल गई। अच्छा, अब हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर है, वो जबरदस्त, जो 99% बच्चे जिनके पास लिए नौकरी नहीं है, हम उन्हें कहते हैं तुम गलत हो, तुम इसलिए जलीलो ख्वार हो इस जमाने में। हालांकि मैशत में सारे लोगों को इलाज या नौकरी देने की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप नौकरी लेनी पे ना 25,000 की, तो बड़ी सब से नौकरी और एक ये नया फ्रॉड है। और मैंने ये अमेरिका बहादुर में देखा, एक तो हर गली में एक वो टोरा और वो क्या होती हैं टैरो कार्ड, वो पढ़े ने। दूसरे मोटिवेशनल बड़ा इंटरेस्टिंग नालायक लोग ने, और लोग नहीं, वो खुद अमीर हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं फैक्ट बताने को, पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है ना, अनपढ़ लोगों में कम है, डिग्री याफ्ता ज्यादा बेरोजगार है। 30% जो बेरोजगार है वो डिग्री याफ्ता। ये आपने तालीम। चले हम अपने बेरोजगारों को ये खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपकी वजह से कुछ बेरोजगार और नालायक लोग मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, उनका धंधा खूब चल रहा है। इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।